पैतृक सीट रहती कांग्रेस हमेशा फूलपुर सीट को लेके माना जाता है। मझगवां की सीट भी जो कांग्रेस मांग रही थी, अगर बातचीत का दौर रहा होता तो शायद पूरा नाम एक साथ डिक्लेयर ये कर सकते थे, क्योंकि जो पेंच फंसा है वो सपा जो है हमेशा चाह रही है कि वो उन सीटों पे हम अपना कब्जा बनाएं जिस पर हम पीछे रहे हैं। तो सपा को एक कहीं से बूस्टअप डोज की तरीके से अगर देखा जाए तो ये सोच रही है कि कांग्रेस से अब हम सीटें न दें, हम अपने दम पे सीटें लड़ें, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। इस आधार पर देखते हुए ये कांग्रेस को कहीं सीटों के समीकरण में एकदम कम न समेट दे, एकदम उनकी चर्चा को एकदम कम न कर दे। इस वजह से देखा जाए तो ये जल्दबाजी अगर कहें तो बिना कांग्रेस की बैठक के अगर ये सीटों पे जल्दबाजी अगर हुई है तो इसको लेके जो डिसीजन सपा ने लिया है वो कहीं न कहीं एक मैसेज देना चाह रही है कि हम जो चुनाव अपने दम पे लड़ने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस को दरकिनार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, निकिता भी मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है मेरे साथ लखनऊ से। निकिता, आपका रुख कर लेती हूँ। तेज प्रताप यादव को अपनी परंपरागत सीट से उतारना, क्योंकि ये तो करहल तो कहिएगा तो अखिलेश यादव का गढ़ है, अच्छा खासा यहाँ से प्रभाव रहा है। लोकसभा में भी हमने देखा कि तेज प्रताप यादव का टिकट काटकर अखिलेश यादव उस सीट से लड़े थे जहां से तेज प्रताप यादव का नाम पहले था। अब उपचुनाव की बारी है, तो क्या लगता है, क्या जीत के फैक्टर को लेकर क्या उसी अपेक्षा के साथ तेज प्रताप यादव को उतारा है करहल से, और क्या उस सीट को बचा पाएंगे तेज प्रताप यादव? देखिए, नो डाउट अगर करहल की बात करें तो समाजवादी पार्टी का गढ़ जरूर है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब उस सीट को अपने पाले में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, और यही वजह है कि एक विशेष प्लान भी बना रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करी जाए तो जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में जीत से उत्साहित होकर अब जो सारा फोकस है वो उत्तर प्रदेश के कहीं ना कहीं बाई इलेक्शन पर कर दिया गया है। और मंत्रियों की भी अगर बात करें तो टीम 30 के बाद सीएम ने खुद सीएम अपने दोनों डिप्टी सीएम की अगर मैं बात करूं, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल, उनको 2-2 सीट का जिम्मा ऑलरेडी दे दिया है। अब अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उनकी अगुवाई में भी 2 दिन पहले जिस तरीके से कोर कमेटी की बैठक हुई थी और एक सीट पर किस तरीके से 3-3 नामों का मंथन किया था, अब ये नाम दिल्ली भी भेजे जा रहे हैं। ऐसे में सीएम का अगर बात की जाए तो खास फोकस अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं जो करहल सीट है, अवधेश प्रसाद की जो सीट है मिल्कीपुर के साथ ही समाजवादी पार्टी की जो गढ़वाली सीट है उस पर भी होगा। करहल की बात की जाए तो वहां पर केंद्रीय मंत्री जिस तरीके से एसपी सिंह बघेल की जो बेटी है सलोनी बघेल, वहां बघेल के साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं शिवम चौहान, साथ ही अशोक चौहान और योगेश प्रताप सिंह बघेल का जो नाम है वो फिलहाल चर्चा में है। और यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भी किस तरीके से अपने स्पेशल प्लान बना रही है करहल की सीट को भी अपने खेमे में करने के लिए। अब करहल से किसी बड़े चेहरे पर भी दाव आजमाया जा सकता है एज फार एज भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं। इसके लिए पूर्व मंत्री जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनकी बेटी पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य का जो नाम है उसको भी चर्चा में रखा गया है, सूत्रों के हवाले से खबर है। और साथ ही मिल्कीपुर से भी बड़े दलित चेहरों को जो बाय इलेक्शंस है उसमें उतारा जा सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी जो 10 विधानसभा सीटें हैं उस पर 2-2 बार जा भी चुके हैं। अगर हम उनके लास्ट कैंपेनिंग के दौरे देख लें तो वो 2-2 बार उन सभी सीट पर जा चुके हैं, और उनकी जिम्मे जो 2 सीट है, साफ तौर पर अगर मैं बात करूं मिल्कीपुर सीट अयोध्या की जो है, वहां पर भी 3 से 4 बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा चुके हैं वहां के लोगों से जानने के लिए कि आखिर कौन सा ऐसा कैंडिडेट है, कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो टफ फाइट दे पाएगा, कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। साथ ही इन सीटों पर अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। और अब चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहा है इसलिए नई स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी लिटमस टेस्ट के तौर पर देखे जाने वाले अगर मैं बाय इलेक्शंस की बात करूं तो वहां पर फूक फूक के कदम रखना चाहती है, क्योंकि 5 सीटों की अगर ये 10 सीटें अगर है भी तो साफ तौर पर 5 सीटें समाजवादी पार्टी की के पास में है और 3 भारतीय जनता पार्टी के पास और 2 सहयोगी दल। और ऐसे में अभी जो कोर कमेटी बैठक हुई है उसमें जो 9 जगह हैं, 9 सीट्स हैं, उनपे 3-3 नाम यानी कि 27 नाम का जो पैनल है वो फाइनलाइज हो गया है।
एक सीट अभी भी छोड़ दी गई है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसको अपने सहयोगी दल को सौंप सकती है। अब ऐसे में अगर मैं बात करूं हरियाणा चुनाव जिस तरीके से हुए हैं उसके जो नतीजे आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जिस तरीके से वहां पर ब्रांड लीड के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपेनिंग की है, यही एक नतीजा है बिल्कुल। कि जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और अब समाजवादी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट्स बाय इलेक्शंस के लिए उतार दिए हैं, और क्योंकि अब समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं डर है कि ऐसे में कांग्रेस का जो प्रदर्शन हुआ है, अगर हम इसमें से कुछ सीटें कांग्रेस को दे देंगे तो फिर हमें एक खामियाजा फिर से न भुगतना पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि जो खामियाजा उन्होंने लोकसभा चुनाव में ठीक पेश है, मैं किया है अमलेंद्र वो जी अब से सवाल ले लेती हूँ। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है निकिता, आप बनी रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। अमलेंद्र जी, हरियाणा में जो चुनाव हुए, आपने देखा होगा कि 2014 और 19 में तो चलिए मोदी लहर थी, तो उसमें जीत दर्ज कर गए, तो उसमें कई सारी सीटें आ गई। अब तो मोदी लहर नहीं थी, अब तो एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी हरियाणा में, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन इस बार हम देखें तो 48 सीटों के साथ हरियाणा में बीजेपी ने किया। बाकायदा इसके भी कि कांग्रेस ने तमाम ऐसे मुद्दे छेड़ने की कोशिश की, लेकिन चाहे हम जवानों की बात कर लें, वहाँ पर मूलभूत जो मुद्दे हैं, किसानों की बात कर लें, नौकरियों की बात कर लें, तो क्या इसका असर जो है वो यूपी में भी कांग्रेस देख रही है? क्या उस डर को कांग्रेस भांप चुकी है कि चाहे एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे लोगों के बीच में नाराजगी हो, वो प्रभाव, वो मुद्दे और वो रणनीति बीजेपी की इतनी कारगर साबित होती है कि एक नाराजगी को भी वो विश्वास में बदलती है, एंटी इनकम्बेंसी को भी वो प्रो इनकम्बेंसी में बदलती है। तो ऐसा राज्य जहां पर योगी आदित्यनाथ का प्रभाव रहा है, तो लिहाजा यहाँ पर तो एक एक उम्मीदवार को उतारना बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। नहीं देखिए, सबसे बड़ी मनीषा बात यह है कि जो आप डोर टू डोर जो एक होता है संपर्क अभियान जो होता है, बीजेपी और के सहयोगी जो हैं आरएसएस जो है मूलभूत रूप से जो जमीनी स्तर पे जो काम करते हैं, वो जो है बहुत एक मायने रखता है। इसका आंकड़ा अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा आंकड़ा है जो एक अप्रत्याशित होता है, जिसमें होता क्या है कि 6400 जो है डोर टू डोर के साथ साथ छोटी छोटे कबीले में बैठ करके आरएसएस ने एक जो है मीटिंग की। आरएसएस के कार्यकर्ता डोर टू डोर जो मीटिंग करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि क्या है मामला, क्या है जो है आर्थिक स्थिति क्या है, किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया जाता है। मतलब एक जो कन्वेंसी के तहत जो लोगों के दिमाग में बूस्टअप करना है, मामला किधर जा रहा है, कैसे मोड़ना है, उनका डोर टू डोर जो एक चौपाल लगता है। ये जो 7,000 के नियर अबाउट जो इन लोगों ने बैठकें की हैं, उस बैठकों का असर ये रहा है कि जो आज बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में आई है। रही बात योगी आदित्यनाथ की जो सीटों के प्रचार की, तो योगी आदित्यनाथ जी की जो सीटें थी उस सीटों पे अगर आप देखिए तो उन सीटों पे ही योगी आदित्यनाथ जी को लगाया गया था, जहां पे ये लग रहा था कि इनके प्रचार से हिंदुत्व का वोट और इनके प्रचार से जो एक जो है क्राइम कंट्रोल का रोल जो है और एक रोजगार का रोल जो है, ये रोल मॉडल के रूप में जो योगी आदित्यनाथ जी निकल के आए। और एक भय मुक्त और नारी सुरक्षा, इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो बेसिकली जो योगी जी की सीटें थी, उन सीटों पे इन मुद्दों को उठाना, कटोगे तो बटोगे तो नुकसान होगा, कटोगे एकजुट रहोगे तो फायदा होगा, मतलब इस तरीके की जो भी मैसेज कांग्रेस की तरफ से उल्टा फैलाया गया, बीजेपी की तरफ से जो इस तरीके के बयान को लेकर के लोगों तक पहुंचाया गया, ये मतलब सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसको अगर एक साथ देखा जाए तो योगी जी की सीटें जो प्रभावित हुई हैं, जो उसका नतीजा ये रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी की सीटें जो हैं वही निकली हैं जहां जहां योगी जी की थी। बाकी और देखा जाए जहां पे कांग्रेस का जो नजरिया था, कांग्रेस ने जहां पे पकड़ बनाई, उन चीजों को भी अगर देखा जाए तो उनकी सीटों पे कांग्रेस को जहां लग रहा था कि हम ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, उन सीटों पे भी कांग्रेस को नुकसान करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस चीजों को सही तरीके से भुना नहीं पाई। कांग्रेस की जो एक मैसेज करने की जो एक रणनीति रही, वो फेलियर साबित हुआ। अब उससे कांग्रेस आके सीख लेती है कि नहीं लेती है यूपी में, और अगर लेने या न लेने की सीख की बात रही है तो आज ही आप देखिए तो उनको पैतरा देते हुए अखिलेश यादव ने, जहां वो 5 सीट मांग रहे थे, उनको पैतरा देते हुए कहिए तो एक 4 सीट पे समेट दिया। वो भी जरूरी नहीं कि उन 4 सीटों पे इनको दे ही दें। अभी अजय राय कल ही बोल रहे थे कि हमको 5 सीटों पे हमारे कार्यकर्ता जो है इनके साथ मिलकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं कहीं अब बैक फुट पे आ जाएंगे। एक इनके लिए अब 4 सीटों का ही समीकरण बचा है। अब उन 4 सीटों पे देखना ये होगा कि अखिलेश यादव क्या गठबंधन से मिल करके चुनाव लड़ते हैं, या फिर अखिलेश यादव जो अभी सीटें आई हैं जिसमें ये लग रहा है कि वो अपने आप में अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, तो फूट भी हो सकती है।
और ये फूट का नतीजा ये भी हो सकता है कि कांग्रेस और इनका गठबंधन भी टूटने के कगार पे आ सकते हैं। मनीषा, थोड़ा सा सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ, काफी जरूरी भी है क्योंकि देखिए इस बार रणनीति बदलनी जरूरी होगी कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। कितना जरूरी आप ये मानती हैं, क्योंकि आप तो ग्राउंड जीरो पर हैं? देखिए रणनीति में ये है कि इनको हरियाणा के चुनाव से एक सबक लेना पड़ेगा। इनको अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा और इनको जो भी चुनाव के मुद्दे हैं उन मुद्दों को जमीनी स्तर पर डोर टू डोर पहुंचाना होगा। अगर कांग्रेस इसमें सफल होती है तो उनको कुछ संभवतः उनके हाथ कुछ सीटें लग सकती हैं। अदरवाइज अगर देखा जाए तो कांग्रेस अपने मैसेज पहुंचाने में लेट होती है। कांग्रेस के आला कमान जो है वो निर्णय जो लेते हैं, वो निर्णय लेने में जो प्रत्याशियों का चयन करते हैं, उनका डिसीजन मेकर जो होता है, उन सारी चीजों को अगर सब मिला के देखा जाए तो अगर देरी होना, निर्णय में जो एक डिसीजन लेना है उसमें लेट होना, ये सब चीजें जो होती हैं कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन करता है। इसलिए कि जो कार्यकर्ता जो होते हैं पहले से अगर रेडी होते हैं कि हमें करना क्या है, सिंगल लड़ना है या साथ में लड़ना है, तो उस और हिसाब वो से वो स्थिति भूमिका बनाते हैं। वो एक जिला लेवल रणनीति को जो तरीके की कार्यकर्ताओं के बैठकें बीच में चलती हैं। स्पष्ट हो जाए तो फिर कार्यकर्ता भी उसी दिशा और दशा में काम करने लगते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमलेंद्र जी, आपका हमारे साथ जुड़े आप। निकिता, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए सवाल यही है कि आखिरकार 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बाकी की 4 सीटों पर किन नामों का ऐलान कांग्रेस करती है या फिर दोनों सहमति के साथ करते हैं, वो देखना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए